पिछली क्लास में हम राज्य व्यवस्था की सामान्य समझ से संबंधित विषय के अंतर्गत कुछ संवैधानिक शब्दावली का अध्ययन कर रहे थे और उस कड़ी में हमने पॉलिटी को समझ लिया था, पॉलिटी टर्म को समझा था। व्हाट इज पॉलिटी, इसका क्या संविधान के साथ संबंध है, इसको देखा था। संविधान शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, किस देश ने सर्वप्रथम संविधान शब्द दिया, इस विषय को भी समझा। एक शब्द अभी बीच में राज्य जो है ये भी एक्सप्लेन करना बचा है, राज्य क्या है। क्योंकि पहले ही दिन पॉलिटी या राज व्यवस्था शब्द का जिक्र हुआ था। राज्य के लिए जो व्यवस्था है, राज्य के नागरिकों के लिए जो व्यवस्था है, जो उपबंध है, इसको राज व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य क्या, कौन नागरिक राज्य के? राज्य जो शब्द है, जिसे मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में एक्सप्लेन किया, राज्य क्या है? तो अरस्तु ने राज्य के 4 घटक बताए। अरस्तु के अनुसार राज्य के 4 घटक हैं। नंबर 1, एक क्षेत्र विशेष हो। क्षेत्र अर्थात भूमि का जिक्र है। एक क्षेत्र विशेष हो तो उस क्षेत्र विशेष में कुछ लोग रहते हो, अर्थात पहला टर्म हो गया एरिया, दूसरा हो गया टर्म पीपल, अर्थात लोग, कुछ लोग रहते हो और वे लोग अपनी एक सरकार या संप्रभु सरकार या सोवरेन गवर्नमेंट फॉर्म करे हो या किया हो। उनके पास एक क्या हो, संप्रभु या सोवरेन गवर्नमेंट हो। किसी व्यवस्था में क्षेत्र हो, लोग रहते हो उस क्षेत्र में और उनकी अपनी सरकार हो, उनकी अपनी सरकार हो। मतलब ऐसी सरकार जो उनके लिए कानून बनाए और कानून निर्माण के लिए स्वतंत्र भी रहे, किसी के दबाव में कानून ना बनाए, बल्कि जनता के हित के लिए कानून, आम जनमानस के हित के लिए कानून बनाए। अगर ऐसी सरकार हो किसी क्षेत्र विशेष में, तो क्षेत्र को तकनीकी रूप से राज्य कहा जाता है। अरस्तु ने एक पॉइंट और इसमें भी अटैच किया है, होमोजीनिटी। होमोजीनिटी अर्थात समरूपता, मानवीय समरूपता, मानवीय समरूपता। होमोजीनिटी अर्थात 3 सेगमेंट्स के बाद एक सेगमेंट अरस्तु और बताता है, अटैच कर देता है कि यह एक मूलभूत तत्व अब भी है। जरा कल्पना कीजिए, भारत एक क्षेत्र है, अर्थात कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश एक भारत के पास भूमि है। भारत में लोग रहते हैं 133 करोड़ की जो जनता जनार्दन, ये यहां के लोग, और ये सब एक ऐसी सरकार को चुनते हैं जो बिना किसी दबाव के इनके लिए कानून का निर्माण करते हैं और जनता का इसी से हित, इसी से उनका शासन के नियम आदि सब बनाते हैं। इसलिए भारत क्या है, इंडिया इज आ स्टेट। इसीलिए भारत को क्या कहा गया, राज्य कहा गया। ये कंफ्यूज मत होइएगा, अंग्रेजी शब्दावली में उत्तर प्रदेश प्रांत कहलाता है, प्रोविंस कहलाता है।
मध्य प्रदेश एक प्रांत है जबकि भारत एक राज्य है। ये शब्द हैं। जब संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में देश को हम राज्य व्यवस्था या राज्य के नाम से जानते हैं। अगर अर्थव्यवस्था पढ़ रहे होते तो हम इसको एक भारत एक अर्थव्यवस्था कहते। अगर भूगोल विषय पढ़ रहे होते तो इसको कंट्री कहते। देन टर्म यूज वी यूज अ कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री दैट डिसाइड्स द बाउंड्री बिटवीन हिमालय टू इंडियन ओशियन। वो क्षेत्र विशेष उसको हम एक कंट्री की संज्ञा दे रहे होते, पर चूंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है तो वहां पर हम भारत को कंट्री या इकोनॉमी ना कह के हम उसको एक राज्य या स्टेट कहेंगे। अब किसी सेगमेंट में 3 चीजें जुड़ जाती हैं तो उसको हम राज्य कहते हैं। हर एक देखियो, हर एक विषय में हर एक वस्तु की परिभाषा है। जैसे हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हम एक परिभाषा पढ़ते हैं, बैंक क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि बैंक क्या है। तो कहते हैं जो पैसे को स्वीकार करता हो जनता के, जो पैसों को देता हो, अर्थात जमा लेता हो, जमा देता हो लोन के रूप में, जो भी है। और जो तीसरा सेगमेंट उसमें अटैच होता है वो कि उसके पास अपना एक लॉकर हो। अगर 3 कैटेगरी कोई वित्तीय संस्था पूर्ति करता है तो उसको हम बैंकिंग इंस्टीट्यूट कह देते हैं या इंस्टीट्यूशन कहते हैं। बैंक की 3 घटकों को पूर्ति अगर कोई संस्था कर दे, कोई इंस्टीट्यूशन करे, तो उससे हम बैंक कह सकते हैं। जैसे एक परिभाषा ज्योग्राफी में एग्जांपल लेते हैं, भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। प्लेनेट की अपनी परिभाषा है। प्लेनेट्स की कितने हैं नफरी में? वर्तमान में 8 हैं, पहले 9 कहते थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझा रहा हूं कि हर एक शब्द का अपना एक मतलब है और एक डिक्लेयर उसका मीन्स होता है। ग्रह क्या होगा? व्हाट इज प्लेनेट? ग्रह क्या होते हैं? इसकी भी एक परिभाषा है कि उसमें अपना एक मास हो, द्रव्यमान हो, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर करता हो, लगाता हो, चक्कर। तीसरा, वो अपनी कक्षा में सिर्फ चक्कर लगाता हो, किसी दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण ना करता हो। ऐसे करके प्राग अफ्रीका के प्राग सिख गणराज्य के प्राग में एक बैठक होती है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये एक डिफिनेशन देती है कि किसी प्लेनेट को हम प्लेनेट क्यों कहेंगे। अगर वो 3 पैरामीटर्स को फुलफिल करता होगा तब तो हम उसे प्लेनेट कहेंगे, अदरवाइज वो प्लूटो के रूप में अलग कर दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में क्या था, सूर्य के चक्कर लगा रहे थे सभी ग्रह, जैसे बुध था, शुक्र था, पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर बेल्ट है, बृहस्पति है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इस प्रकार से मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। आठ ग्रह बने, एक प्लूटो और है, कई समूह छोटे छोटे से। ये कई अदर प्लेनेट्स के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको हमने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। कहने का अभिप्राय, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि हर एक शब्द का भी अपना परिभाषा है। तो राज्य शब्द की परिभाषा के पैरामीटर्स क्या है कि एक क्षेत्र विशेष हो, भूमि हो, उस क्षेत्र में कुछ लोग रहते हो और लोग अपनी सरकार, कैसी सरकार? अपनी सरकार, और वो संप्रभु, सोवेरेन गवर्नमेंट, सर्वसत्तामान या सरकार रखते हो। अगर ये 3 पैरामीटर जुड़ जाएंगे तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अरस्तु इसी में एक टर्म जोड़ देता है, मानवीय समरूपता, होमोजिनिटी।
अर्थात देखो जरा, अफगानिस्तान में हाल में ही कुछ तख्ता पलट हुआ, अमेरिकी सेनाएं गई और कुछ आतंकवादी समूह सो कॉल्ड तालिबान वहां पर आए। उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष को कब्जा किया, वहां पर उस क्षेत्र विशेष में कुछ लोग रहते हैं और इन्होंने अपनी सरकार गठित कर ली। उन्होंने अपनी सरकार भी गठित कर ली। उनके पास क्षेत्र है, हाँ, उनके पास लोग हैं, हाँ, उनके पास अपनी सरकार है, संप्रभु सरकार है। अर्थात वो किसी के दबाव नहीं। भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका, रूस, इनके भी दबाव में वर्तमान सरकार नहीं है। जरा एक और एग्जांपल को समझो। भारत में 1967 के इर्द गिर्द आप लोग अधिकांश न्यूज़पेपर में एक शब्द सुनते होंगे, नक्सलवाड़ी, नक्सलिज्म। 1967 के समय एक आंदोलन सा बढ़ा पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल खास करके, वेस्ट बंगाल में चारू मजूमदार आदि एक वर्ग विशेष नया तैयार हुआ और जमींदारों के विरुद्ध मजदूरों का आंदोलन बोलिए। शुरुआत में विचारधारा बहुत मजबूत और पुख्ता सशक्त आई और बाद में धीरे से ये विदेशी ताकतों का एक हथियार सा बन गया। तो नक्सलवादियों ने भी क्लेम किया हमारे पास क्षेत्र है। उन्होंने अपने क्षेत्र को बताया कि वे भारत के 8 राज्यों में फैले हैं। उन्होंने कहा उनके पास कुछ लोग हैं। कौन लोग हैं? तो बोले नक्सलवादी लोग हैं जो नक्सलिज्म विचारधारा को लेके चलते हैं। इन 8 राज्यों में लगभग 150 से अधिक जिलों में फैला था, उसमें लोग थे। उनके पास एक सरकार है जिसे लाल सरकार, लाल सलाम आप लोग सुना होगा, लाल सरकार, लाल सलाम, रेड कॉरिडोर, यही टर्म रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। बोले हमारे पास क्षेत्र है, लाल गलियारा है, भारत के लगभग 8 राज्यों को हमने कवर किया, हमारे पास लोग हैं, हमारी विचारधारा को मानने वाले, फैलाने वाले, और हमारे पास एक सरकार है, लाल सलाम, लाल सरकार। इस पे कई फिल्म डायरेक्टर्स ने इस पे मूवियां भी बनाई हैं। तो इन्होंने भी क्लेम किया कि हमें एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए, एक डिक्लेयर नेशन घोषित कर दिया जाए। ऐसे एक उदाहरण आप ले लीजिएगा 70-80 के दशक का, 90 अभी कह सकते हो, प्रभाकरन का, लिट्टे का, श्रीलंका में। उन्होंने भी जाफना ऐसे द्वीप समूह पर अपना कब्जा किया। वहां पर भी क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनकी अपनी एक सरकार थी। तो पैरेलल गवर्नमेंट, तब ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनमें मानवतावादी समरूपता है कि नहीं है, ये मानवीय दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं कि नहीं। क्षेत्र है, लोग है, सरकार हो, इसका ये अभिप्राय कतई नहीं है कि वे सरकारें मानवता की व्यवस्था और समरूपता पर से संबंधित हो। आतंकवादी मानवतावादी दृष्टिकोण का संचालन कभी नहीं कर सकते, वो विचारधारा ही अलग है। तालिबानी जो सबसे बड़ा आतंकवादी था, वो राष्ट्रपति के पद पे, जो कम ट्रेंड या यूं कहें आतंकवादी मूवमेंट को संचालित करता होगा, वो वहां का प्रधानमंत्री। जो और मजबूत आतंकवादी किस्म का व्यक्ति विशेष था, वो वहां का, अफगानिस्तान में जो वर्तमान में है, वो वहां का रक्षा मंत्री। तो ऐसे करके वो चाहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों से हाथ मिलाएं, उनके साथ बैठे उठें और विश्व के लिए नीति निर्माण करें। ऐसी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि उन्हें स्टेटस मिल जाए कि वो एक राज्य है। भारत ऐसे राष्ट्रों ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया कि आतंकवादी होते हैं, बेशक वो किसी देश, क्षेत्र, लोगों पर सरकार ही क्यों ना बना ले। तो मेरा कहने का उद्देश्य था कि अरस्तु ने राज्य के 4 घटक बताए। इसमें एरिया,
पीपल, सोवरेन गवर्नमेंट, और जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है होमोजेनिटी, अर्थात एक ऐसी समरूपता। चले जाइए आप जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत दिखता है, रंग अलग हो सकता है, वेशभूषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, बोली भाषा सब बदल सकता है, उसके बाद भी एक समरूपता होगी। कोई यहां होली मना रहा होगा तो कहीं ओणम हो रहा होगा, तो कहीं पर नृत्यों की एक ही शैली होगी, कहीं रामचरितमानस होगी तो ये रामचरित्रम होगा। ये पूरा एक शैली को समझो, अर्थात इस प्रकार की समरूपता। खाने पीने के तरीके, उत्तर भारत में है तो सरसों का खाद्यान्न तेल इस्तेमाल होगा, दक्षिण में तो जाएंगे तो हो सकता है नारियल आदि का। ये भाषाई विभिन्नता हो सकती है, पहनाव में विभिन्नता हो सकती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक समरूपता मिलती है। डूरंड से लेकर इंडोनेशिया तक देख लीजिएगा। इसीलिए भारत को एक देश न मानकर इस पूरे क्षेत्र विशेष को भारतीय महाद्वीप कहा गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पॉलिटी को समझा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, शब्द को समझा है अभी, और तीसरा टर्म हमारी इस सामान्य समझ में जुड़ गया, स्टेट, राज्य। अब एक टर्म है और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। बड़ा व्यापक ये शब्द है लोकतंत्र। अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो अर्थात लोग, क्रेसी अर्थात उनसे संबंधित, उनके लिए नीति नियम संचालन से संबंधित, डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा को विश्व की सबसे पहली लोकतंत्र की परिभाषा माना गया। अब्राहम लिंकन ने कहा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जनता को, जनता के द्वारा जनता को समर्पित जो प्रशासनिक व्यवस्था हो, शासन की व्यवस्था हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये बात अब्राहम लिंकन ने बोली, और इसका जो एक सामान्य प्रायोगिक चेहरा है, जो परिभाषा है, उसको भी समझो। जिस व्यवस्था के अंतर्गत, शासन प्रशासन की जिस व्यवस्था के अंतर्गत आम जनता की सामान्य इच्छाओं का समावेशन सरकार के पहले पायदान पर हो जाए, आम जनता, एक सिंपल से रिक्शा पुलर की, काश्तकार की बात कर लो, एक किसान की बात कर लो, एक रिक्शा पुलर की एक इच्छा है, उसकी भी डिजायर है यार। एक रिक्शा पुलर की इच्छा और शासन के पहले पायदान पर पहुंच जाए कि एक रिक्शा पुलर चाहता है कि उसका जो मुखिया है, जो भारत का प्रधानमंत्री हो, वो चाय वाला बन जाए। उसकी एक इच्छा है छोटी सी, वो मन में एक इच्छा सी रखे है कि उसका जो प्रशासक या शासक का जो पहला स्तर हो वो एक चाय वाला हो, तो वो अपनी इच्छा को चला ले। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। आम जनता जो कुछ उम्मीदें अब से भारत का शासन या प्रशासन आम जनता पर राज कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति नहीं करेगा। जिसको आम इच्छा पसंद करेगी वो करेगा, अर्थात आम नागरिकों की इच्छा का समावेशन शासन के पहले पायदान पर जिस व्यवस्था के अंतर्गत होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो दो तरह की परिभाषा में मूल तत्व क्या आया? जनता। और कैसी होती है जनता? हमेशा जनता का कोई चेहरा नहीं है, ये हमेशा से आम ही कहलाती है। हाँ, कॉमन में, कॉमन सिटीजन। इसको आम को एक टर्म मैंगो नहीं लिखिएगा, इसको कॉमन ही रखिएगा, आम जनमानस। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाई? हमारी
डेमोक्रेसी आई। तो पुनः एक बार पॉलिटी शब्द को देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को देखा, स्टेट एक जो टर्म है उसको समझा, और डेमोक्रेसी को समझा। ये बड़े व्यापक शब्द हैं, सामान्य समझ से भी संबंधित है। सामान्य समझ से संबंधित, देखो संविधान जो एक विषय है ये सामान्य समझ का विषय है, इसको बहुत जटिल तरीके से मत पढ़िए। रोड में चलते हो, रिक्शे वाला बोर्ड दे देता है प्रधानमंत्री का चुनाव कर देता है, ये कितना आम बात है। उसकी इच्छा है कि वो अपना मुखिया चुन ले। एक आम आदमी किसान की इच्छा है कि वो अपना प्रधानमंत्री चुने, अपना मुख्यमंत्री चुने। वो कहता है, वो छाती ठोक के कहता है कि मैंने प्रधानमंत्री को चुनाव मैं करता हूं। कौन प्रधानमंत्री? देखा होगा आपने, जब नामांकन होते हैं सांसदीय या एमएलए एमएलसी ये सब चुनाव के लिए, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है संभवतः डीएम ही रहता है जिले में, तो उसके यहां हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, नामांकन पत्र खड़े होके लेते हैं और डीएम साहब बैठे रहते हैं पद पे। इससे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखेगी? सरल मायने में यही वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां राजा भी हाथ जोड़ के ही आता है और सामान्य जनमानस उस दिन अपने आप को सिकंदर कहता है कि मैं सिकंदर हूं, मेरी वजह से तुम हो। चले, तो इस प्रकार से हमने डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी से जुड़े बहुत सारे और पहलू हैं इस प्रशासनिक व्यवस्था में। मतलब डेमोक्रेसी के भी 2 4 6 भाग हैं। यूपीएससी अधिकांश इन सभी पर प्रश्न पूछ चुकी। मतलब एक डेमोक्रेसी देखो, जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को अगर वास्तविक रूप से समझना हो, डेमोक्रेसी को अगर समझने हो, लोकतंत्र को, लोकतंत्र को अगर समझना हो तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है लोकतंत्र को। इस तो आम जनमानस की तो हो ही गई कि जो इच्छा का समावेशन कर रही है, जनता का जनता को ही समर्पित एक जो व्यवस्था है। इसके भाग को जरा समझो। एक टर्म है पीपल्स डेमोक्रेसी। पीपल्स डेमोक्रेसी संघ लोक सेवा आयोग ने इसको कवर किया। एक इलीट डेमोक्रेसी, एलाइट टर्म है, एलाइट डेमोक्रेसी। एक है प्लूरिस्टिक, जनतंत्र या जनमत या लोकतंत्र डेमोक्रेसी। इसी प्रकार एक है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, इसके 2 फैक्टर्स को अगर देखें लोकतंत्र के, तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और टर्म देखें डेमोक्रेसी या प्रशासन से, तो बनाना डेमोक्रेसी, बनाना रिपब्लिक, नए नए टर्म धीरे धीरे बने। रिपब्लिक डेमोक्रेसी, फ्लडेड डेमोक्रेसी या त्रुटिपूर्ण जिसको कहते हैं, त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी, फ्लडेड डेमोक्रेसी। इतने प्रकार से डेमोक्रेसी को या इस शब्द के आगे पीछे टर्म अटैच रहता है। जनतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, पीपल्स डेमोक्रेसी। एलाइट डेमोक्रेसी है, इसको हिंदी में हम संभ्रांत कहते हैं, संभ्रांत लोकतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। प्लूरिस्टिक,
धनिक लोकतंत्र या बहुलतावादी बोले, बहुलतावादी लोकतंत्र, क्योंकि प्लूटोक्रेसी कहीं ना कहीं इसी से अटैच हो गई। और टर्म देखो, एक नया टर्म आ गया, प्लूटोक्रेसी, ऑलिगैर्ची, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑलिगैर्ची, ऑटोक्रेसी, ये ऐसे बहुत सारे और टर्म सामान्य से, इनमें है बहुत कुछ नहीं है, जिसमें आम एक लेफ्ट का न्यूज़पेपर भी आता था पीपल्स डेमोक्रेसी करके, ये बृंदा करार, CPIM से, पश्चिम बंगाल से। तो जनता की जिसमें भूमिका हो, पीपल्स डेमोक्रेसी, वो प्रशासन। एलाइट जिसमें संभ्रांत सिर्फ पद कद वाले बड़े लोग ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काबिज हो, एलाइट। प्लूरिस्टिक बहुलतावादी समूह, बड़े समूह घरानों के लोग, प्लूरिस्टिक। डेवलपमेंटल विकास परक लोकतंत्र, विकास मतलब रोड, सड़क, इंडस्ट्री, रेलवे, एयरपोर्ट, इससे तो मतलब है ही, पर साथ में मानव की क्षमताओं में विकास करने का उद्देश्य जिस व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य होता है, उसे डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑलिगैर्ची कुछ लोगों का शासन, अरिस्टोक्रेसी पढ़े लिखे, प्लूटोक्रेसी इसी प्रकार धनिक लोगों का शासन। तो प्रशासन और शासन की ये सारी व्यवस्थाएं, ये मॉडर्न जिसे एक मैकेनिज्म बोलते हैं कि आज के लोकतंत्र। अच्छा, एक टर्म अच्छा आया आज से, बंधुआ लोकतंत्र, बंधुआ लोकतंत्र नया टर्म ले लीजिए। लोकतंत्र सुनते ही होंगे, हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे। आदमी साइकिल से गिर जाता है तो लोकतंत्र खतरे में। किसान जा रहा था, फिसल गया, उसने कुछ बोला या नहीं बोला, आवाज कहीं और से आई, लोकतंत्र खतरे में। हर दूसरा चौथा आदमी एक शब्द तो बहुत जल्दी कहता है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तो ये सारे शब्दावली को बहुत सामान्य तरीके से समझिए। इन ऐसे शब्दों को बहुत आम जनमानस मतलब बोल रहा है, प्रत्येक दिन ऐसे शब्दों को आम जनमानस बोलता है। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, संविधान की सामान्य समझ को विकसित करते हुए, उसके टर्म्स को देखते हुए, डेमोक्रेसी को हमने समझा। लोकतंत्र क्या है, अब्राहम लिंकन का क्या विचार था, पहली परिभाषा चूंकि उन्होंने दी तो उसको भी समझा। एलाइट डेमोक्रेसी क्या है, प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी क्या है, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या है, पीपल्स डेमोक्रेसी क्या है, अरिस्टोक्रेसी क्या है, ऑलिगैर्ची क्या है, प्लूटोक्रेसी क्या है। तो वो सारे प्रारूपों को हमने अभी तक देखा। आगे की कड़ी में हम एक टर्म समझते हैं, रिपब्लिक, अर्थात गणतंत्र। गणतंत्र, रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक है, इंडिया इज एन रिपब्लिक कंट्री। बार बार ये शब्द होता है गणतंत्र, भारत एक राष्ट्र के रूप में गणतंत्र है। तो गणतंत्र है क्या, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो जरा देखें। पहली क्लास में हमने जब संविधान शब्द को समझा था कि जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन,
ये अमेरिका से आया है। इसकी उत्पत्ति कहां से है? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान द बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिका का संविधान है। तो वो कहां से आया था? अमेरिका से आया। एक परिभाषा डेमोक्रेसी की हाल में ही हमने पढ़ी, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन अभी हाल में ही जिक्र किया। किसने दी? अब्राहम लिंकन ने दी। तो ये भी इसी प्रकार एक टर्म भी और जोड़ दिया, वो है गणतंत्र अर्थात इंग्लिश में रिपब्लिक। अर्थात रिपब्लिक, ये भी अमेरिका ने दिया। एक टर्म और आता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे हम लोग कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। इसी को इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ये टर्म भी अमेरिका की ही देन है। और अमेरिका का नाम अमेरिका किसने दिया? ये पिछली क्लास में मैंने आपको इस चीज पे भी डिक्लेयर किया था, बताया था कि अमेरिगो द पुच्ची ने जब उस रूट का अध्ययन किया जिसकी खोज कोलंबस ने की थी, तो उसने उस रूट का नाम, उस क्षेत्र विशेष का नाम अमेरिका रख दिया। आज भी दक्षिण अमेरिका का एक देश कोलंबिया के नाम से उन्हीं को समर्पित है, कोलंबस को। विश्व के भूगोल को मानचित्रों के माध्यम से एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत से शब्द किसी ना किसी देश से हैं, और आजकल में जो घटता है वो समस्त चीजें आजकल के न्यूज़पेपर में जब रहती हैं तो हमारी रुचि बढ़ जाती है इन विषय को पढ़ने के प्रति। जैसे इस समय जो इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है, हम आपके सामने हैं। जब आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो कहीं यूक्रेन का जिक्र होगा, कहीं इंडोनेशिया की नई राजधानी का जिक्र होगा, हाल में अफगानिस्तान का जिक्र हुआ। और संघ लोक सेवा आयोग या पीएससीज, चूंकि ये कंकरेंट इशूज हैं, इनका कहीं ना कहीं संबंध भी हमारे विषय विशेष से है, भूगोल से है, इकोनॉमी से है। क्योंकि क्रूड ऑयल, जैसे मान लीजिए सनफ्लावर का जो ऑयल है, सूरजमुखी का, लगभग 60% हम यूक्रेन से ही ले रहे थे। गैसें हैं, अगर यूक्रेन में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट या वॉर ऐसा छिड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व के ट्रेड पे पड़ेगा। भारत ऐसे डेवलपिंग कंट्री पर तो उसका सीधा सा प्रभाव है। विश्व में गैस के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल आदि के रेट, जैसे अरबियन सी, हुमुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट के पास से जब आप देखोगे तो सब परिवर्तित होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी रुचि विश्व के मानचित्रों के प्रति और बढ़ाइए, ताकि जो सामान्य विषय है, ये शब्द हैं सब, जैसे संविधान के शब्द हैं वैसे ज्योग्राफी की टर्म। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। कोलंबस ने भी कैसे की? तो पुर्तगाल का निवासी था कोलंबस। जब आप यूरोप को देखेंगे तो साइड में इधर अटलांटिक ओशियन की तरफ पुर्तगाल, फिर स्पेन है, और नीचे जिब्राल्टर स्टेट है, उसके नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसी के बगल में एटलस पर्वत, ये पूरा। अतः अटलांटिक से अगर आपको मेडिटेरियन सी जाना हो तो आप स्पेन और नीचे मोरक्को के बीच से ही पासिस होके आगे जाएंगे, फिर इटली मिलेगा, विसुवियस मिलेगा, इस्तांबुल मिलेगा, एटना मिलेगा। आगे बढ़िए और अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी मिलेगी मिस्र के ऊपर से, फिर आप स्वेज नहर में प्रवेश करेंगे, तब जाके रेड सी और फिर बाब अल मंदेब की जल संधि, फिर उधर अदन की खाड़ी में आइए, तब आप भारत की तरफ, अरेबियन सी की तरफ बढ़िए, अरब सागर की तरफ। तो ये सामान्य समझ जब आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा रोचक किस्सा है कोलंबस की खोज का, कि कोलंबस पुर्तगाली था। जैसे विज्ञान में एक यंत्र आज का, जिसे हम कंपास कहते हैं, खोजा गया 14वीं सदी के आसपास, तुरंत मानव ने समुद्र की तरफ अपना अभियान प्रारंभ किया। कुछ लोग
एडवेंचरस थे, बैठते नहीं है। ये यूरोपियों की एक खास आदत देखिएगा, क्यों बैठते नहीं है। नई खोज के लिए बड़े एडवेंचरस होते हैं, जुझारू टाइप के लोग, और उन्होंने बड़ी बड़ी खोजों को जन्म दिया। अंजाम क्या होगा पता नहीं, पर बढ़ चले, सिर्फ निर्णय किया और बढ़ चले। तो यंत्र लेके अपनी सरकारों से पुर्तगाल में जाके बात की कि मैं खोज के लिए जाना चाहता हूं, थोड़ी मशीनरी की व्यवस्था कीजिए। तो उनको मना कर दिया गया। पड़ोसी की प्रतिद्वंदता ऐसी कि स्पेन इसी बात को जाके हेनरी जो प्रिंस हैं उनसे डिस्कस करता है कि मैं खोज के लिए जाना चाहता हूं। तब उन्हें कुछ जहाज आदि दिए जाते हैं कि आप जाइए खोज करिए। तो कोलंबस पुर्तगाली था, पर स्पेन के सहयोग से उसने अपनी खोजों को आगे बढ़ाया। बाद में अमेरिका क्या कैसे बना, तो थोड़ा भूगोल को अच्छे से पढ़िएगा। और उसके अमेरिका की क्रांति पे भी मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, किस प्रकार से बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई, किस प्रकार से अंग्रेजी आधिपत्य वहां से समाप्त हुआ, किस प्रकार से 1776 के इर्द गिर्द अमेरिका ने अपने आप को मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और अधिकार किसी राजा और रानी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, संविधान की व्यवस्था से होंगे। शब्द दे दिया उन्होंने, संविधान। हम राजा रानी से राजतंत्र नहीं होंगे, हम लोकतंत्र होंगे। उन्होंने शब्द दिया डेमोक्रेसी। हम गणतंत्र होंगे, हमारा मुखिया कोई वंश से नहीं होगा, हमारा मुखिया हमारे बीच से होगा और उसका निर्धारण हम आम जनमानस के लोग, और हमारा जो उद्देश्य से होगा वो लोक कल्याण होगा। अमेरिका की 13 कॉलोनी जो हैं, आजादी के समय जब एक होती हैं, छोटे छोटे वो क्षेत्र विशेष जहां खेती बड़ी मात्रा से लोगों द्वारा संचालित की जाती थी, ऐसे 13 कॉलोनियां जो टोटल कॉलोनीज बनती हैं क्षेत्र विशेष, ये मिलके एक नाम आता है संयुक्त राष्ट्र। उस संगठन का पहला नाम अमेरिका के ही लोगों ने दिया था, संयुक्त राष्ट्र। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाप्ति होती है, तो फिर से एक संगठन की बात आती है कि एक संगठन बनाएंगे हम, ताकि तृतीय वर्ल्ड वॉर हो वो ना हो सके। जो लीग ऑफ नेशन का फेल्योर है वो तिबारा या दोबारा ऐसा कोई संगठन इस प्रकार से फेल ना हो, तो फिर से एक शब्द आता है संयुक्त राष्ट्र। तो सबसे पहले अमेरिका की आजादी में जो संगठन 13 कॉलोनी से बना था, उस संगठन का नाम भी संयुक्त राष्ट्र था। और जो हाल में अर्थात 1945 24 अक्टूबर को जो एक इकाई बनी पूरे विश्व के 190 देश वर्तमान में है, अंतिम देश जैसे साउथ सूडान है, तो जब ये इकाई एक बनी पूरे विश्व को संतुलित आधार देने के लिए, व्यवस्थाओं को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने के लिए, उसका जो नामकरण है, एफडी रूजवेल्ट उस समय आए थे पद पर, तो उन्होंने वो वर्ड दिया, वो भी संयुक्त राष्ट्र है। तो जैसे टर्म है गणतंत्र, क्या है? तो गणतंत्र अर्थात जिस देश में उस राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन होता हो, उसे गणतांत्रिक देश कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए भारत का। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। 54 भी, 55 भी, 56 भी कहीं ना कहीं कह देते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अर्थात टर्म क्लियर हो गया। भारत का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। और वो कैसे आता है? वो निर्वाचन के बाद आता है। वो इलेक्ट होके आता है, ना हेरिडिटरी आता है। वो राजा और रानी नहीं है कि वंश उनकी संतान तो राजा बनेगी,
उनकी होने वाली जो आगामी पीढ़ी है वो राजा बनेगी, वो राज करेगी, ऐसा गणतंत्र में नहीं है। तो गणतंत्र क्या कहता है? फिर से एक बात समझिएगा, संविधान बहुत सामान्य समझ का विषय है। भारत का संचालन संविधान से है। एक बात आपसे बहुत छोटी सी पूछूंगा कि भारत में सबसे बड़ा क्या? राष्ट्रपति बड़ा, संसद बड़ा, प्रधानमंत्री बड़ा? बड़ा क्या है? संविधान बड़ा। बड़ा क्या है? तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, भारत का राष्ट्रपति नहीं बड़ा है, क्योंकि पद का सृजन संविधान के माध्यम से हुआ है। भारत में एक राष्ट्रपति है, तो क्यों है? क्योंकि संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसलिए है। भारत के लिए कानून निर्माण संसद करेगी, तो विधायिका कौन है? संसद। अगर ना लिखा होता तो संसद का अस्तित्व नहीं था। तो लिखा कहां है? संविधान में लिखा है, इसलिए है। संविधान में लिखा है कि संसद है तो है, संविधान में लिखा है राष्ट्रपति होगा तो होगा, अर्थात बड़ा कौन है? संविधान में। और संविधान का निर्माण किससे होता है? तो जनता के माध्यम से, जनता को ही समर्पित है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये प्रस्तावना की जरा शब्दावली को समझो। हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो भी XYZ, और अंत में लिख दिया गया कि अधिनियमित, आत्मसमर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, देश को ही सौंपते हैं। तो स्रोत जनता बड़ी है। और चौथा टर्म जो अमेरिका ने दुनिया को अवगत कराया, FD रूजवेल्ट, इनकी पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट का भी जिक्र है। हमारी परीक्षाओं में तो बहुत आ जाता है कि मानवाधिकार कानून या मानवाधिकार के विश्व या यूनाइटेड नेशन में एक पूरा कोड या एक संस्था के रूप में उसको बनाने के लिए प्रमुख जिम्मेदार जो व्यक्ति विशेष था वो कौन था? तो एलेनोर रूजवेल्ट उसमें थी। 10 दिसंबर को स्वीकार किया गया जनरल असेंबली द्वारा। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भी संविधान ने ही एक टर्म दिया, लोक कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण भी समायोजित होता है। इसको समझें। पहले की सरकारें या राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र में राजा सिर्फ सेना और पुलिस को मजबूत करता था। अब डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, संविधान आया। संविधान द्वारा कुछ जगह राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र है, अर्थात राजा की शक्तियों को भी मर्यादित किया गया है, संवैधानिक राजतंत्र आ गया। पर राजा का फोकस या शासन की व्यवस्था का फोकस सेना और पुलिस को मजबूत करना नहीं है, बल्कि आम जनता के आर्थिक हितों की भी रक्षा करना है। अर्थात जिस शासन व्यवस्था में पुलिस प्रशासन सेना के साथ साथ जनता के आर्थिक हितों की भी रक्षा करना उद्देश्य छुपा होता है या स्पष्ट होता है, उस देश को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? हाँ है। उदाहरण बताइए। घुमाइए 1 किलोमीटर तक किसी भी शहर में, वहां PSC CHC दिख जाएगा। 1 रुपए में पर्चा बनवाइए और इलाज लीजिए, जाके अस्पताल जाइए। राशन नहीं है, देखिए PDS के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी यूनिट, कितनी राशन कोटी की दुकानें हैं। क्या जरूरत है आम जनता को राशन की बात करना, इलाज की बात करना? वृद्ध है, वृद्धावस्था की पेंशन। बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता। किसान है, सूखा पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई, ये लीजिए फसल बीमा की जरूरत, आवश्यक मतलब प्रदान कर रही है सरकारें मौजूदा। अर्थात जनता के आर्थिक हितों की रक्षा भी अब सरकारों का दायित्व बन जाए। इस प्रकार की व्यवस्था में या इस प्रकार की व्यवस्था को लोक कल्याणकारी व्यवस्था कहा गया। चलिए, ये सामान्य शब्दावली की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहिए।
करियर मंत्रा को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।